नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट 2021 के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे और यहीं से आपको जो है सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त मॉडल पेपर है आपके लिए। आपकी तैयारी में जो है ये 4 चांद लगा देगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को अपने सभी साथियों तक जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। और अगर आपने अभी तक भी मनोविज्ञान की अगर तैयारी नहीं करी है तो आप इन मॉडल पेपरों से जो है अपने आप की तैयारी को जांच कर सकते हैं, परख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? ऑप्शन है आपके सामने, अंतर्दर्शन प्रणाली का, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का, समाजमिति प्रणाली का और विकासात्मक प्रणाली का। ये पहला प्रश्न है, असामान्य व्यवहार यानी कि एक छात्र है जो क्या है, एबनॉर्मल उसका बिहेवियर है, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी के लिए हम किस प्रणाली का, कौन से प्रणाली का हम प्रयोग करेंगे? तो अंतर्दर्शन का करेंगे, व्यक्ति इतिहास का करेंगे, समाजमिति का करेंगे, विकासात्मक का। तो ऐसे छात्रों का जब हमें अध्ययन करना होता है साथियों, तो हम जो है उस पर क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का हम प्रयोग करेंगे। और इस प्रणाली से क्या होता है कि जब कोई बच्चा असामान्य व्यवहार करता है तो उस असामान्य व्यवहार का पता लगाने के लिए हम इस पर इस तरह का अध्ययन करते हैं। और इस प्रणाली में जो है उनके माता पिता, छात्र के जो सहपाठी है और उन सभी से जो है इनका बालक का व्यवहार का पता लगाया जाता है और फिर परिकल्पनाएं बना करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। जैसे आपकी विद्यालय में कोई बच्चा जो है वो बहुत ही अपराधी है और वो ड्रेस पहन करके यानी कि यूनिफॉर्म पहन करके नहीं आता, तो उस पर भी आप जो है केस स्टडी कर करके पता लगा सकते हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्ति इतिहास प्रणाली का। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व उत्पन्न होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 30 में से 27 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो है। किशोरों में द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो किशोरों में द्वंद्व उत्पन्न क्यों होता है? समायोजन के अभाव के कारण, अवसरों की प्रतिकूलता, द्वैसोपन की प्रवृत्ति या आत्मसम्मान को महत्व है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या समायोजन का अभाव होगा, या अवसरों की प्रतिकूलता होगा, या फिर दिवास्वप्न होगा, या आत्मसम्मान का महत्व होगा? तो साथियों, किशोरों में जो द्वंद्व उत्पन्न होता है उसका जो कारण होता है वो अवसरों की प्रतिकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाना संभव है वह है। अर्जित ज्ञान को क्या करना है? अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए तो कौन से शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आवर्ती का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो साथियों, अर्जित ज्ञान को अगर हमें स्थायी बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार आवर्ती करनी पड़ेगी। और यह सिद्धांत कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? आवर्ती का सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा? आवर्ती का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि। ऑप्शन है 70 से कम, 25 से कम, 25 से 50 के बीच, 80 से 90 के बीच। एक क्वेश्चन रीट में 100% ऐसा पूछा जाएगा, बुद्धि लब्धि से संबंधित, IQ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? जड़ बुद्धि, जड़ बालक। तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 25 से कम जिनकी IQ लेवल होता है, बुद्धि लब्धि जिनकी 25 से कम होती है, उनको जड़ बुद्धि कहते हैं। तो ये ध्यान रखें। 70 से कम जिनकी IQ होती है उनको डल कहते हैं। 70 से कम जिनकी होती है उनको क्या कहते हैं? डल, यानी कि निर्बल बुद्धि। और इनकी जो संख्या होती है, ऐसे जो बालक होते हैं कुल, वो लगभग 7% इनकी संख्या मानी गई है। तो ये ध्यान रखें। 25 से 50 जिनका IQ लेवल होता है उनको कहते हैं इम्बेसाइल, यानी कि मूड बालक। तो इम्बेसाइल, ये भी ध्यान रखें। 25 से 50 के बीच के जो बालक होते हैं जिनका IQ लेवल, उनको इम्बेसाइल यानी मूड बालक कहते हैं। और 80 से 90 जिनके IQ लेवल होता है उनको कहते हैं मंद बुद्धि, यानी कि मंगोलिज्म प्रकार के जो बालक होते हैं वो जिनका IQ लेवल 80 से 90 के बीच होता है।
80 से 90 जिन बालकों की IQ लेवल होता है उन्हीं बालकों को पिछड़े बालक भी कहा जाता है। और ये बालक जो हैं जिनकी IQ 80 से 90 के बीच होती है, लगभग 16% ऐसे बालक होते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं, ध्यान रखें, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलिज्म होता है। देखिए मंगोलिज्म अभी हमने पढ़ा है, मंगोलिज्म IQ लेवल जिनका 80 से 90 के बीच में होता है ऐसे बालक मंगोलिज्म होते हैं। अब एक क्या है ऑप्शन आपको, देखिए मंगोलिज्म क्या होता है, तो किशोर अपराध होता है क्या। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है मानसिक रोग होता है, मंदबुद्धि होता है, प्रतिभाशाली होता है। तो प्रतिभाशाली होता है, मानसिक रोग नहीं होता। सही आंसर क्या होगा, मंदबुद्धि। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो मंगोलिज्म टाइप के होते हैं, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वांछित व्यक्तित्व होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांछित व्यक्तित्व होता है, तो वांछित व्यक्तित्व क्या होता है। ऑप्शन है अंतर्मुखी, संवेगीय स्तर, बहिर्मुखी या मनस्तापी। ऐसा क्वेश्चन भी रीट में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। वांछित व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अंतर्मुखी नहीं होता, बहिर्मुखी नहीं होता, मनस्तापी नहीं होता। संवेगीय स्तर, जिनका संवेग स्थिर होता है ऐसे व्यक्ति को वांछित व्यक्तित्व की श्रेणी में माना जाता है, रखा जाता है। तो ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका सही आंसर होगा। तो वांछित व्यक्तित्व क्या होता है, संवेगी स्तर। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। तो अधिगम की जा सकती है प्रोत्साहन देकर के की जा सकती है, विटामिन दे करके, विदेशों में भेज करके, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल आपकी समझ पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन भी रीट में पूछे जाते हैं जो बिल्कुल आपकी समझ पर आधारित होते हैं, इनको अप्लाइड क्वेश्चन भी कहते हैं। तो अधिगम में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं, तो विटामिन दे करके नहीं कर सकते, विदेशों में भेजकर नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं, प्रोत्साहन देकर। अगर बालक को हम प्रोत्साहन देते हैं तो वो अधिगम में उनकी वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, अभी हमने ये जाना था। ऐसे बालक जो हैं कुल 16% होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है 100 से अधिक, जिनकी IQ लेवल 100 से अधिक होती है, जिनकी IQ 80 से 90 के बीच होती है, जिनकी IQ 70 से कम होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो पिछड़े बालक जो है इनकी IQ जो है वो होती है 80 से 90 के बीच। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी होती है। वैचारिक क्रिया अवस्था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी होती है, जन्म से 2 वर्ष की होती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है, 7 से 12 वर्ष की होती है, या 12 से 15 वर्ष की होती है। तो वैचारिक क्रिया की जो अवस्था होती है वो होती है 7 से 12 वर्ष की अवस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था मानी जाती है। ये ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे रीट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। अनुबंध के संबंध की शुरुआत, तो अनुबंध जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, कोलर के द्वारा, लेविन के द्वारा, थॉर्नडाइक या पावलोव के द्वारा। तो अनुबंध का जो शुरुआत सर्वप्रथम किया गया था वो पावलोव के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 4 तो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकरण पहले किसने किया। तो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी किसने वर्गीकरण किया था। तो ऑप्शन आपके सामने शेल्डन, क्रेस्मर, युंग और रोजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और व्यक्तित्व से संबंधित भी क्वेश्चन आपके रीट में पूछे जा सकते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 युंग। युंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो है व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। एक तीसरा प्रकार भी उन्होंने बताया था उभयमुखी, तो ये भी ध्यान रखें। शेल्डन ने जो है 3 प्रकार के बताए थे, ये भी आप ध्यान रखें। क्रेस्मर ने 4 प्रकार के बताए थे और रोजर जो है इन्होंने लगभग 2 प्रकार के जो है समूह में व्यक्तित्व को विभाजित किया था, ए और बी। तो ये भी ध्यान रखें, ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। शेल्डन ने जो है कौन कौन से प्रकार बताए थे, ये आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। शेल्डन ने 3 प्रकार के बताए थे, वो कौन कौन से बताए थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रमित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है वह है। तो अभिक्रमित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है वह है
ऑप्शन आपके सामने है स्वगति से सीखने का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो अभिकर्मित अनुदेशन में जो है स्वगति से सीखने के सिद्धांत का जो है प्रयोग किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? सीखने से संबंधित देखिए क्वेश्चन। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन, अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। देखिए बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है किससे? सीखने से। लेकिन ये कह रहा है कि कौन से ये जो ऑप्शन है इनमें से किसको सीखने के परिवर्तन में रखा जाएगा? क्या व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होगा उसको रखा जाएगा, या व्यवहार में परिवर्तन को रखा जाएगा, या फिर परिपक्वता के कारण यानी कि बालक जैसे जैसे उम्र से आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, क्या उसमें परिवर्तन होंगे? क्या इसको सीखना कहेंगे? तो क्या इसका सही आंसर होगा? आप इसको जो है सोचना, बहुत शानदार क्वेश्चन ये हो सकता है। 5 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को सोचिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अभ्यास और अनुभूति से जो है सोचते हैं। अभ्यास और अनुभूति दोनों से जो है अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उनको हम सीखने की श्रेणी में रखते हैं। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन रीट में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेतृत्व का आधार होता है। ऑप्शन है समूह का हित, सेवा, प्रशंसा और फोर्थ है ज्ञात नहीं है। तो नेतृत्व का जो आधार होता है साथियों वो समूह का हित में होता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य, समूह के व्यक्तियों में आस्था होनी चाहिए, कार्य का वितरण होना चाहिए, प्रभुता की प्रवृत्ति या दंड। तो कुशल नेतृत्व की जो सफलता रहती है वो समूह के व्यक्तित्व में आस्था जब रहेगी, तो यानी कि जो नेतृत्व जो करता है, जितने भी उसके समूह में जो व्यक्ति हैं उन सभी में उसकी क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए। तो तभी जो है उनको क्या करते हैं? नेता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यार्थी नेता के रूप में उसी अध्यापक को पसंद करते हैं जो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको डबल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, डबल स्टार लगा करके ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? समझ पर आधारित है आपका। विद्यार्थी नेता के रूप में उस अध्यापक को पसंद करते हैं जो, कौन से नेता को, कौन से अध्यापक को? जो अनुशासन प्रिय हो, विद्वान हो, ऑलराउंडर हो या मधुरभाषी हो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? 5 सेकंड के लिए आप इसको जरूर सोचें। तो विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी जो हैं, छात्र जो हैं, एक अध्यापक को अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। लेकिन किसको मानेंगे? जो अनुशासन प्रिय होगा, या फिर जो विद्वान होगा, या ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का मतलब है कि जो कई भाषाओं का या सभी भाषाओं का जो है जानकार हो, या फिर मधुभाषी जो अच्छा बोलता हो बच्चों से। किसको विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? तो साथियों इसका आंसर जो होगा, वैसे तो ये सारे आंसर जो है सही है, ये सारे आंसर सही हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि सबसे बेस्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है, तभी हमें जो है सही अच्छे नंबर मिल पाएंगे एग्जाम में। तो अनुशासन प्रिय भी होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए, मधुरभाषी भी होना चाहिए, लेकिन ऑलराउंडर जो है वो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को क्या होते हैं? पसंद होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन रीट में आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के मनोविज्ञान को जानने के लिए समय समय पर अध्यापकों एवं अभिभावकों का मिलन अनिवार्य है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, या असहमत हैं, अनिश्चित है, आंशिक सहमत हैं? क्या ये बात सही है? तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर बालकों के मनोविज्ञान को हमें पता करना है तो समय समय पर अध्यापक और अभिभावक को क्या होता है? बातचीत होती रहनी चाहिए। तो इस बात ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी जो है रीट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है, किसी बालक के पिता के आकस्मिक निधन से उसकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? किसी बालक के पिता की जो है निधन हो गया है, तो आप उस एज ए शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने हैं। अपने पास से धन देंगे, साथियों से धन एकत्रित करेंगे, प्राचार्य एवं अध्यापक से विचार विमर्श करेंगे,
ससम्मान विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे आप? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, ससम्मान विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए कक्षा में आप ऑप्शन है किसी बालक से एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, समूह परिचर्चा का आयोजन करेंगे, 1-2 छात्रों से रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, छात्र सही निष्कर्षों को प्रस्तुत करने को कहेंगे। तो आपको जो है कक्षा में बालकों में सोचने समझने विचारने यानी कि तर्क शक्ति का विकास करना है। तो इसके लिए कक्षा में आप क्या करेंगे? क्या किसी विषय पर बालकों से जो विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, या फिर समूह परिचर्चा का आयोजन करवाएंगे, या फिर कुछ छात्रों से जो है रिपोर्ट तैयार करवाएंगे? तो क्या करेंगे आप? तो ये क्वेश्चन जो है एक समझ पर आधारित प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे रीट में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो साथियों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, समूह परिचर्चा का आयोजन। तो ग्रुप डिस्कशन से जो है बालकों में तर्क शक्ति का विकास यानी कि सोचने समझने विचारने का विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय की स्पष्ट धारणा के लिए आप क्या करेंगे? किसी विषय की स्पष्ट धारणा के लिए आप क्या करेंगे? विषय को स्वतः पढ़ाते जाएंगे, छात्रों से प्रश्न आमंत्रित करेंगे, प्रश्नों के उत्तर अन्य छात्रों को देने के लिए कहेंगे, स्वयं ही उत्तर देते रहेंगे। तो किसी विषय की अगर हमें स्पष्ट धारणा जाननी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस विषय के जो है प्रश्न आमंत्रित करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो छात्रों से क्या पूछेंगे? प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बौद्धिक स्तर को जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो छात्रों के बौद्धिक स्तर को हमें जानना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन है घर से प्रश्न का उत्तर लिख कर लाने को कहेंगे, कक्षा में लिखित परीक्षा देने को कहेंगे, मौखिक रूप से छात्रों से अंत्यक्रिया करेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला तैयार कर प्रश्न पूछेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप छात्रों में बौद्धिक स्तर का पता करने के लिए? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, प्रश्नों की श्रृंखला तैयार कर प्रश्न पूछेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप छात्रों से जो है आपके पास जो प्रश्न है उन प्रश्नों से जो है आप छात्रों से प्रश्न करेंगे, और जो छात्र जितना अच्छा प्रश्न का आंसर दे पाएगा उससे हम जो है उसके बौद्धिक स्तर का पता लगा सकते हैं। तो 4 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, छात्रों के चिंतन को स्वस्थ दिशा प्रदान करना शिक्षक की क्षमता की बात होती है। छात्रों के चिंतन को स्वस्थ दिशा प्रदान करना शिक्षक की क्षमता की बात होती है, क्योंकि वह अध्यापक है, नेता है, आयु में बड़ा है या प्रेरक है। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर होगा? छात्रों में हमें क्या करना है? एक स्वस्थ दिशा प्रदान करनी है, एक अच्छी जो है उसको गाइड देनी है। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसा शिक्षक क्यों कर सकता है? तो साथियों ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रीट के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना कहीं ज़्यादा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेरक है, क्योंकि अध्यापक जो है बच्चों के लिए, बालकों के लिए एक प्रेरक का काम करता है। इसलिए नहीं कि वो अध्यापक है इसलिए वो बच्चों को एक अच्छी दिशा दे सकता है या फिर आयु में बड़ा है, प्रेरक का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा सामाजिक प्रेरक नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक प्रेरक नहीं है? ऑप्शन है प्रतिष्ठा, जीवन लक्ष्य, सुरक्षा या संग्रहता। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रतिष्ठा जो है सामाजिक प्रेरक है, जीवन लक्ष्य भी सामाजिक प्रेरक है, सुरक्षा भी सामाजिक प्रेरक है। तो संग्रहता जो है ये सामाजिक प्रेरक नहीं है। तो ये ध्यान रखें, अगर इसकी जगह आता संग्रहशीलता तो वो सामाजिक प्रेरक होता, लेकिन यहाँ पर क्या है संग्रहता, तो ये सामाजिक प्रेरक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बाल्यावस्था की आयु होती है। तो बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है बाल्यावस्था और विकास से।
ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 18 वर्ष के ऊपर। तो बाल्यावस्था की जो आयु क्या होती है, तो जन्म से 5 वर्ष की जो है नहीं होती, 13 से 18 नहीं होती, 18 से ऊपर भी नहीं होती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। तो नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़ेपन का कारण है। तो पिछड़ेपन का कारण क्या है? एक बच्चा जो है पिछड़ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, संवेगात्मक कमजोरी या उपयुक्त सभी। तो साथियों पिछड़ने का जो कारण होता है वो मानसिक कमजोरी भी होती है, शारीरिक कमजोरी और संवेगात्मक कमजोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गांतीकरण का अर्थ है। मार्गांतीकरण का अर्थ, ये रक्षात्मक युक्ति से जो है क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे जो पूछे जाएंगे और बहुत शानदार प्रश्न बन सकते हैं। तो मार्गांतीकरण का अर्थ है, ऑप्शन है मार्ग बदलना, असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप प्रदान करना, सामाजिक प्रवृत्तियों को असामाजिक रूप प्रदान करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका? असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप में बदलना या सामाजिक प्रवृत्तियों को असामाजिक रूप में बदलना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप में बदलना। तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है यदि एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो पता करने के लिए आपको क्या करना है, एक सूत्र होता है MA/CA गुणा 100। इसका प्रयोग करना है। MA का मतलब होता है मेंटली एज, CA का मतलब होता है क्रॉनिकल यानी वास्तविक एज और गुणा में 100। तो MA मानसिक आयु की जगह मानसिक आयु रखिए। तो मानसिक आयु कितनी है इसकी? 10 और वास्तविक आयु कितनी? 8, गुणा कर दीजिए 100 से। जो इसका आंसर होगा वो होगा सही। तो इसका जो सही आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर 1 125। तो ये ध्यान रखिए, सूत्र आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28 खेल प्रक्रिया है। ऑप्शन है सौद्देश्य, निरुद्देश्य, लक्ष्य उपयुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रक्रिया है निरुद्देश्य। तो निरुद्देश्य क्या होता है? खेल प्रक्रिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये सीधे सीधे पूछने की संभावना होती है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है भाषा शिक्षा के मूल कौशलों में सबसे अंत में कौशल का शिक्षण करना चाहिए। तो भाषा शिक्षा के जो मूल कौशल होते हैं, कौन सा कौशल है जिसको सबसे अंत में उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है पठन का, श्रवण का, बोलने का या लिखने का। तो साथियों भाषा के जो मूल कौशल होते हैं वो 4 होते हैं और सबसे अंत में जो प्रयोग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 4 लिखने का। लिखना जो है सबसे अंतिम कौशल है और इसको हम एक सूत्र में भी बांधते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये ध्यान रखें। तो सबसे अंतिम कौशल कौन सा है? लिखना। और सबसे पहला कौन सा है? सुनना। इसको एक सूत्र भी है सुबोपली याद रख सकते हैं या फिर LSRW। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। समूह की बनावट का हमें पता करना है तो इसके लिए कौन सी विधि जो हम उपयोग में करते हैं? मेथड से संबंधित ये क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और सामाजिक विधि। तो समूह की अगर हमें समूह की हमें जो है स्टडी करनी है तो हम इसके लिए जो है समाज विधि का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है साथियों प्लेवे नामक पुस्तक का लेखक है। ये भी मेथड से संबंधित क्वेश्चन है। प्लेवे नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन है कॉल्डवेल कुक, प्रोवेल, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉन्टेसरी। तो प्लेवे नामक जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी कॉल्डवेल कुक। तो ये ध्यान रखें। आपसे पूछा भी जा सकता है खेल विधि के जनक कौन है? तो कौन है? कॉल्डवेल कुक। या फिर प्लेवे पुस्तक का लेखक कौन है? तो कॉल्डवेल कुक। ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे।
नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान शिक्षण की कौन सी पद्धति आधुनिक पद्धति है। तो सामाजिक विज्ञान की जो सबसे आधुनिक पद्धति है कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, पाठ्यपुस्तक पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, भाषण पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सबसे नवीन जो पद्धति है वो है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा। बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य है? एक बालक है, वो पुस्तकालय में जाता है और अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ता है। यह परिवर्तन किस प्रकार का है? ऑप्शन है ज्ञानपरक, अर्थग्रहण, अभिरुचि या अभिवृत्ति। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अभिरुचि या रुचि। रखिए। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था और विकास से। ऑप्शन है सहकारी खेल, समानांतर खेल, साहचर्य खेल या इंद्रिय गत्यात्मक खेल। तो एक नवजात शिशु है, छोटा बच्चा, वो किस प्रकार का खेलता है? क्या वो साहचर्य खेल खेलता है, सहकारी खेल खेलता है, समानांतर खेलता है या इंद्रिय खेल खेलता है? तो साथियों छोटा बच्चा जो होता है आप सभी को पता होगा वो क्या खेलता है? अपने इंद्रियों से खेलता है, जैसे अंगूठा चूसना, पैरों की साइकिल से चलाना। तो ये सब क्या है? उसके लिए खेल हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बुद्धि परीक्षण हेतु रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का निर्माण? तो बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है, किसने बुद्धि परीक्षण हेतु रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का निर्माण किया? तो ऑप्शन है कैटल, रोजनबीग, गाल्टन या रेवन। तो बुद्धि परीक्षण का जो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का निर्माण किया था वो किया था रेवन ने। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मन को बिल्कुल खाली यानी टेबुल रासा माना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने मन को टेबुल रासा कहा? ऑप्शन है जॉन लॉक यानी लॉक, रूसो, स्पेंसर या वुंट। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन लॉक। लॉक इसका सही आंसर होगा। जॉन लॉक ने जो है मन को बिल्कुल खाली यानी टेबल रासा बनाया। इन्होंने माना कि बालक का जो मन है वो कोरे कागज़ के समान होता है, और जबकि रूसो ने कहा था कि एक बालक जो है वो जन्म के समय उसमें स्वार्थता और आक्रामकता जैसे गुण नहीं पाए जाते, लेकिन समय और वातावरण के अनुसार उसमें ये गुण पैदा हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, बालक को टेबल रासा यानी कि बिल्कुल कोरे कागज़ के समान किसने माना था? जॉन लॉक ने। ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक परीक्षण का शब्द किसने बनाया? मानसिक परीक्षण, ध्यान रखें। ऑप्शन है कैटल, बिने, स्पीयरमैन और गाल्टन। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने बनाया मानसिक परीक्षण? तो सबसे पहले जो शब्द दिया था ये दिया था कैटल ने। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक यानी जनक कौन है? अंतर्दृष्टि, ऑप्शन है आपके सामने कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या स्किनर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोहलर जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर ये इसके आंसर नहीं होंगे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की यदि मौखिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाए, एक व्यक्ति है उसकी मौखिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जाए तो उसमें निम्न आदतों का विकास होगा। तो से संबंधित ये प्रश्न है। तो ऑप्शन है नाखून चबाना, अत्यधिक खाना, अंगूठा चूसना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये सारे जो है गुण उसमें क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। वो नाखून भी चबाएगा, अत्यधिक खाना भी खाएगा, अंगूठा चूसेगा। तो ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। तो साथियों आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अचेतन व अवांछनीय इच्छाओं को ऐसी प्रवृत्तियों में शोधित करना होता है जिसे समाज स्वीकार करता है? ऑप्शन है उदात्तीकरण यानी शोधन, विनिवर्तन, युक्तिकरण या प्रतिगमन। तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उदात्तीकरण या शोधन। तो उदात्तीकरण आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो साथियों, इसी के साथ जो आज हमारी जो ये वीडियो है, ये जो क्लास है, यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।